जरा एक गिलास पानी दे दो। रीता ने खाने की मेज की दूसरी ओर बैठी अपनी बड़ी बहन संगीता से कहा था। आलस की भी कोई सीमा होती है या नहीं? तुम एक गिलास पानी भी अपने आप डालकर नहीं पी सकती? तुम जितनी जल्दी अपना काम खुद करने की आदत डाल लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मैं सब समझती हूँ, इतनी मूर्ख नहीं हूँ। जलती हो तुम मुझसे? लो और सुनो, मैं क्यों जलने लगी तुमसे? बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहे और छोटी का विवाह हो जाए, क्या यह कारण कम है? रीता तीखे स्वर में बोली थी, पर इससे पहले कि संगीता कुछ बोल पाती, उनकी माँ कमला ने दोनों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। तुम दोनों अपने झगड़े से थोड़ा सा समय निकाल सको तो मैं भी कुछ बोलूं? क्या माँ, आप भी मुझे ही दोष दे रही हैं? संगीता ने शिकायत की थी। मैं किसी को दोष नहीं दे रही बेटी। मैं तो भली प्रकार जानती हूँ कि मेरी 30-30 साल की दोनों बेटियाँ 5 मिनट के लिए भी आपस में लड़े बिना नहीं रह सकती। 30 साल की होने का ताना आप मुझे ही दे रही हैं ना? रीता तो मुझसे 2 साल छोटी है और मैं बड़ी हूँ, तो सारा दोष भी मेरा ही होगा। संगीता ने आहत होने का अभिनय किया था। मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था। मैं जो कहने जा रही हूँ उसका तुम दोनों से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो केवल यह कहना चाहती हूँ कि मैंने यह शहर, या यूँ कहे कि यह देश ही छोड़कर जाने का निर्णय लिया है। कमला ने मानो शांत जल में पत्थर दे मारा था। क्या? कहाँ जा रही हैं आप? खाने की मेज पर बैठे पति विजय के विस्फारित होते नेत्रों को उसने देखा था। रीता के पति अमर का मुंह खुला का खुला रह गया था और दोनों बेटियों की नज़र माँ पर ही गड़ी हुई थी। हमारे बैंक की एक नई शाखा खुलने जा रही है। मैंने वहीं जाकर नई शाखा का कार्यभार संभालने की स्वीकृति दे दी है। हमारे बैंक से 2 कर्मचारी भी साथ जा रहे हैं। कमला ने अपनी बात पूरी की थी। क्यों मजाक कर रही हैं माँ? आप इस आयु में आप देश छोड़कर जाएंगी? रीता हंस पड़ी थी, पर संगीता केवल उनका मुंह ताकती रह गई थी। यह मजाक नहीं, वास्तविकता है बेटी। दिन रात की इस कलह में मेरा मन घुटने लगा है। मैं शायद माँ की भूमिका सफलतापूर्वक नहीं निभा पाई। तुम दोनों का व्यवहार इसका प्रमाण है। फिर भी मैं कहूँगी कि मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया था। संगीता की पढ़ाई में कभी कोई रुचि नहीं रही, फिर भी पीछे पड़कर उसे स्नातक तक की पढ़ाई करवाई, कंप्यूटर कोर्स करवाया, 1-2 जगह नौकरी भी लगवाई। पर यह मेरा और उसका, या कहे हम दोनों की बदनसीबी है कि वह अब तक जीवन में व्यवस्थित नहीं हो सकी। तुम्हारे लिए भी मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया, पर तुमने अच्छी भली नौकरी छोड़कर विवाह कर लिया। अब तुम और तुम्हारे पति अमर दोनों बेकार बैठे हैं। कमला का स्वर बेहद निरीह प्रतीत हो रहा था। और ऐसे में आपने हम सबको छोड़कर जाने का फैसला ले लिया? रीता और संगीता ने संवित स्वर में प्रश्न किया था। यहाँ रहकर भी मैं तुम दोनों के लिए कहाँ कुछ कर पाई। वहाँ थोड़ा अधिक पैसा मिलेगा तो शायद लोगों की कुछ अधिक सहायता कर पाऊंगी। वैसे भी ऐसे अवसर कभी कभी ही मिलते हैं। आप कब तक जाएंगी मम्मी जी? अमर ने प्रश्न किया था। 1 माह तो जाने में लग ही जाएगा, थोड़ा अधिक समय भी लग सकता है। परिवार के अन्य सदस्यों को गहरी सोच में डूबे छोड़कर कमला अपने कमरे में चली गई थी। आराम कुर्सी पर पसर कर कमला देर तक शून्य में ताकती रही थी। कमरे के अंधेरे में वह काल्पनिक आकृतियों को बनते बिगड़ते देखती रही थी। साथ ही अतीत की अनेक बातें उनके मानस पटल से टकराने लगी थी। क्या हुआ कमला? इस तरह सिर थामे क्यों बैठी हूँ? उस दिन उनकी सहेली मीना ने कमला को आंखें मूंद स्वयं में ही डूबे देखकर पूछा था। उत्तर में कमला ने अपनी आंखें खोल दी थी। उनकी डबडबाई आंखें लगातार बरसने लगी थी। क्या हुआ? कुशल मंगल तो है? मैंने तुम्हें इस तरह स्वयं पर नियंत्रण खोते कभी नहीं देखा। मीना हैरान हो गई थी। तुम स्वयं पर नियंत्रण की बात कर रही हो? मैंने तो अपने सारे जीवन को अनियंत्रित होते देखा है। क्यों? क्या हुआ? कोई विशेष बात? सप्ताह भर से रीता के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। अपने पति के साथ यही हमारे पास रहना चाहती है, कमला धीमे स्वर में बोली थी। क्यों? अमर का स्थानांतरण यही हो गया है क्या? किसका स्थानांतरण? मीना वही हुआ जिसका डर था।
फ़ोन पर रीता बता रही थी कि अमर की नौकरी छूट गई है। मुझे तो पहले ही संदेह था कि वह नौकरी करता भी है या नहीं। अब वह नौकरी नहीं करना चाहता है, व्यापार करेगा, और व्यापार उसे मेरे अलावा करवाएगा कौन? एक और राज की बात बताऊं तुम्हें। क्या? अमर खुद कोई बात नहीं करता, हर बात में रीता को आगे करता है। पहले उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर रीता यहाँ अच्छी भली नौकरी छोड़कर चली गई। अब दिन में 2-3 बार फ़ोन आता है। मैं सप्ताह भर से समझा रही हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसकी सहायता कर सकूं, तो वो रोने लगी। बोली कि आप तो बैंक में अफसर हैं, क्या कर्ज नहीं ले सकती? विजय भाई साहब क्या कहते हैं? वह क्या कहेंगे? आज तक कुछ कहा है जो अब कहेंगे? उन पर तो जीवन भर व्यापार का भूत सवार रहा, पर व्यापार में कमाया कम और गवाया अधिक। अब तो उनका शरीर ही साथ नहीं देता। अस्थमा तो पुराना रोग है ही, पर हर दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बेटी दामाद के आने के समाचार से भी उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। वह तो बस अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। फिर तुम क्यों चिंता में घुली जा रही हो? आ रही है तो आने दो। उन दोनों के आने से भला कितना अंतर पड़ जाएगा? मीना ने समझाना चाहा था। प्रश्न केवल भोजन कपड़े का नहीं है। व्यापार के लिए पूंजी कहाँ से जुटाऊं? ऊपर से मेरी दोनों बेटियों में बिल्कुल नहीं पड़ती। संगीता को कोई वर अपने उपयुक्त लगता ही नहीं। संसार के सबसे अधिक धनवान, सुदर्शन और प्रसिद्ध वर से ही विवाह करेगी वह। हम तो उसके विवाह के उधेड़-बुन में खोए थे कि रीता ने अपनी इच्छा से विवाह कर लिया। जग हंसाई ना हो, इसलिए हमने परंपरागत रूप से विवाह करवा दिया। वर पक्ष से तो कोई औपचारिकता निभाने नहीं आया। विवाह के पहले तो अमर बड़ी डिंगी हाँकता था। विवाह को 6 माह भी नहीं हुए थे कि नौकरी छूट गई। घर वालों ने घर से निकाल दिया। अब वह हमारी शरण में आना चाहते हैं। अब स्थिति यह है कि मेरी नौकरी ना हो तो हमारा परिवार भूखों मर जाए। कमला अपनी राम कहानी सुनाती रही थी। तुम्हारी समस्या तो वास्तव में विकट है। मैं तो केवल सलाह दे सकती हूँ, पर उस पर अमल तो तुम ही को ही करना है। मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो कब की भाग खड़ी होती। तनिक सोचो, यदि तुम उन्हें छोड़कर चली जाओ तो क्या वे भूखे मरेंगे? अपना पेट भरने के लिए तो हाथ पैर हिलाएंगे ही ना। मीना ने बात सच कही थी, पर कमला को लगा कि उसकी सलाह मानने की शक्ति उसमें नहीं थी। तुम ठीक कहती हो, मेरी नियति ही ऐसी है। कॉलेज में प्रवेश लेते ही माता पिता चल बसे। अपने छोटे भाई और स्वयं को व्यवस्थित करने में मैंने कठिन परिश्रम किया। संतोष इसी बात का है कि उसका जीवन पूरी तरह से व्यवस्थित है, व्यावसायिक रूप से भी और पारिवारिक तौर से भी। उसे देखकर बड़ी संतुष्टि मिलती है, पर मुझे तो विवाह के बाद भी चैन नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि मेरी दोनों बेटियां अभिशाप बनकर मेरे जीवन में आई हैं। थकी हारी घर पहुंचती हूँ तो संगीता एक प्याली चाय को भी नहीं पूछती। सर्वगुण संपन्न वर ना जुटा पाने के लिए शायद वह मुझे ही दोषी समझती है। सदा मुंह फुला ही रहता है उसका। भूल जाओ यह सब कमला। अपनी ओर से तुमने दोनों बेटियों के लिए कर्तव्य पूरा कर दिया। हो सके तो उन पर जिम्मेदारी डालकर उनमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न करो। कभी कभी परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। दोनों सहेलियां भोजन करने लगी थी, पर कमला की विचार श्रृंखला पहले की ही भांति चलती रही। रीता आजकल में आने वाली थी। दोनों बहनों में एक क्षण को भी नहीं बनती। इस समस्या को कैसे सुलझाए, इसी ऊहापोह में डूबी थी। मीना ठीक ही कहती है कि मेरा घर तो पूरा अजीब घर है। इसे सचमुच छोड़कर भाग जाने का मन होता है। कमला घर पहुंची तो रीता आ चुकी थी। उसका पति अमर टीवी देखने में व्यस्त था, जबकि रीता अपना सामान खोल रही थी। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। अब आप ही बता दीजिए कि मैं अपना सामान कहाँ लगाऊं। मैं दीदी से कह रही थी कि वह ऊपर का कमरा हमारे लिए खाली कर दे। वह अकेली जान नीचे के गेस्ट रूम में सरलता से रह लेगी। हम दोनों ऊपर का कमरा ले लेंगे। रीता कमला को देखते ही बदहवास हो उठी थी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपना कमरा किसी को नहीं देने वाली। अतिथियों के लिए अतिथि कक्ष होता है, उन्हें वही रहना चाहिए। संगीता ने कमला के कुछ बोलने से पहले ही अपना निर्णय सुना दिया था। रहने दे रीता, बड़ी बहन है तेरी, क्यों छेड़ती है बेचारी को। तुम दोनों अपना सामान अतिथि कक्ष में जमा लो। थोड़ा छोटा अवश्य है, पर बहुत हवादार और आरामदायक कमरा है। कमला ने समझौता करवा दिया था।
ठीक है, हमें कौन सा यहाँ जीवन बिताना है, कहीं भी रह लेंगे। अमर का काम जमते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें तो बड़ा सा खुला घर चाहिए। रीता ने मुंह बनाया था। छोड़ो यह सब, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों अपना मन खराब करती हो? कुछ और बताओ, क्या हाल चाल है? इतने दिनों बाद घर आई हो, इतने दिनों तक क्या किया, कहाँ घूमे फिरे? माँ, मैं अतिथि कक्ष में अपना सामान जमा लेती हूँ, बातें बाद में करेंगे, पहले कुछ खाने को दो। सामान बांधने और यहाँ आने के चक्कर में नाश्ता तक नहीं किया, बस एक कप चाय पी थी। रीता की बात सुनकर कमला पिघल उठी थी। बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। संगीता, तुमने छोटी बहन को खाने तक को नहीं पूछा? कमला आश्चर्यचकित स्वर में पूछ बैठी थी। जरूर कुछ खिलाती मम्मी, पर आपकी लाडली ने मुझसे कहा नहीं कि वह भूखी है। यह शुभ समाचार तो इसने आपके लिए ही रख छोड़ा था। चल, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। कमला द्रवित हो उठी थी। बेचारी सुबह से भूखी है। कमला आनन फानन में गर्मा गर्म पूड़ियाँ और रीता की पसंद की सब्जी बना दी थी। पिता विजय गुलाब जामुन ले आए थे। बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ भोजन करने बैठा था। अच्छा हुआ रीता तुम आ गई। न जाने कितने दिनों बाद आज हम ढंग का भोजन कर रहे हैं, नहीं तो सूखी दाल रोटी खाते खाते मन उब गया था। संगीता अपनी प्लेट में पूरी डालते हुए बोली थी। ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती संगीता। तुम क्या आप छोटी बच्ची हो जो खाने का मन हो स्वयं बनाकर खा सकती हो? संगीता की बात सुनकर कमला तीखे स्वर में बोली थी। हाँ, पता है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, पर माँ, हर क्षण यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे से मैं अपने लिए खुद ही भोजन बना लूँगी। संगीता एकदम से भड़क उठी और अपनी प्लेट छोड़कर वह रोती हुई ऊपर कमरे में चली गई थी। तुम भी चुप नहीं रह सकती कमला, रुला दिया ना बेचारी को। विजय बाबू रूखे स्वर में बोले और बेटी को समझाने उसके कमरे में चले गए थे। विजय बाबू के समझाने बुझाने से उस समय युद्ध विराम अवश्य हो गया था, पर दोनों बहनों के बीच शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। कमला को हर घड़ी यही चिंता सताती थी कि कहीं स्थिति विस्फोटक ना हो जाए। माँ, अमर बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी है, रीता बोली। परिवार का थोड़ा सा सहारा मिल जाता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, पर उसके पिता और भाई तो उसकी शकल देखने को तैयार नहीं हैं। लेकिन बेटी, उसे अपनी नौकरी को कुछ अधिक गंभीरता से लेना चाहिए था कि नहीं? कमला ने अपनी बात स्पष्ट की थी। माँ, सच पूछो तो अपने पिता के भरोसे ही अमर नौकरी छोड़ कर आया था, पर पिता की बेरुखी से बिल्कुल टूट गया है। वैसे भी उसका दोस्त क्या है माँ? यही ना कि उसने अपनी पसंद से विवाह किया है। रीता रो पड़ी थी। कमला प्रस्तर मूर्ति बनी बैठी रही थी। काश वह भी ऐसा कर पाती, पर नहीं। चाहे कुछ हो जाए, वह अपने खून का तिरस्कार करने की सामर्थ्य नहीं रखती थी। कितनी पूंजी चाहिए अमर को? कम से कम 15-20 लाख रुपए। माँ, एक बार उनका काम चल निकला तो वह आपकी पाई पाई चुका देगा। रीता, मैं अमर से बात करना चाहती हूँ। उसके मुंह में तो लगता है जबान ही नहीं है। रीता लपक कर अमर को बुला लाई थी। देखो बेटे, कमला ने बात स्पष्ट की, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं तो तुम्हें केवल अपनी वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहती हूँ। हम ठहरे मध्यवर्गीय लोग, हमारा काम अवश्य चलता रहता है, पर व्यापार के लिए बड़ी रकम जुटा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। ले देकर यह एक घर ही है, कम से कम सिर पर छत होने का संतोष तो है, जहाँ हर परिस्थिति में शरण ली जा सकती है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो तुम दोनों। थोड़ा अनुभव और पूंजी दोनों पास हो तो व्यापार करने में सरलता होती है। तुम समझ रहे हो ना? अमर के चेहरे पर बेचैनी के भाव देखकर वह पूछ बैठी थी। अमर कुछ क्षणों तक शून्य में ताकता चुप बैठा था। कमला मन ही मन बदहवास हो उठी थी। अमर सामान्य तो है, ऐसा क्या है इसमें जिस पर रीता रीझ गई थी? कमला ने इसे भी नियति का खेल जानकर खुद को समझाना चाहा था। आखिर मौन रीता ने ही तोड़ा था। माँ, हम आपसे सलाह नहीं, सहायता की उम्मीद लेकर आए थे। बेटी, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर सहायता करने को तैयार हूँ। उस दिन से रीता ने उनसे बोलचाल भी अत्यंत सीमित कर दी थी। कभी सामने पड़ जाती तो
कमला ही बोल पड़ती थी, अन्यथा रीता और अमर अपनी ही कक्ष में सिमटे रहते। ऐसे में दूसरे देश जाने का प्रस्ताव उन्हें ताजी हवा की झोंके की भांति लगा था। कुछ विशेष रकम के साथ उन्हें पदोन्नति देकर भेजा जा रहा था। साथ ही नई शाखा स्थापित करने का अपना रोमांच भी था। इसी ऊहापों में देर तक सोचती हुई कब वह निंद्रा की गोद में समा गई, उन्हें स्वयं ही पता नहीं चल पाया था। विजय ने जब बत्ती जलाई तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। सो रही थी क्या? सोना ही है तो आराम से पलंग पर सो जाओ, मैं बत्ती बुझा देता हूँ, विजय बाबू धीर गंभीर स्वर में बोले थे। थकान के कारण आंख लग गई थी, अभी सोने का मन नहीं है। वह उठी, घड़ी पर नज़र डाली। अभी 9 ही बजे थे, पर ऐसी शांति थी मानो आधी रात हो। चूँकि टीवी बंद था ना, इसलिए उन्हें अजीब सा लगा। क्या बात है विजय, नाराज़ हो क्या? कुछ तो बोलो। बोलने को क्या बचा है कमला, तुमने फैसला लिया तो सोच समझ कर ही लिया होगा। मुझे तो सदा यही अपराध बोध सताता है कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर सच मानो मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है। विजय बाबू का स्वर बेहद उदास था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुमने तो हर कदम पर मुझे मजबूत सहारा प्रदान किया है। केवल तुम्हारे ही बलबूते पर तो मैं बेधड़क कोई भी निर्णय ले लेती हूँ। तुम्हारा मेरे जीवन में जो महत्व है उसे पैसे से नहीं आंका जा सकता। कमला का स्वर अनजाने ही भीग गया था। विजय बाबू हंस दिए थे, एक उदास खोखली सी हंसी जो कमला के दिल को छलनी करती चली गई थी। इस तरह मन क्यों छोटा करते हो? कमला जी बोली। मैं अकेली नहीं जा रही, हम दोनों साथ जा रहे हैं। संगीता और रीता स्वयं को संभालने योग्य हो गई हैं। लेकिन कमला, संगीता का हाल तो तुम जानती ही हो। हम दोनों के सहारे के बिना कैसे जिएगी वह? माँ हूँ मैं। फिर भी मन को समझा लिया है मैंने। शायद जो हमारी मौजूदगी से संभव नहीं हुआ वह हमारी गैर मौजूदगी में हो जाए। जब समस्या सिर पर आ खड़ी होती है तो हल ढूंढने के अलावा और कौन सा रास्ता शेष रह जाता है? कमला ने समझाना चाहा था। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। और कुछ दिनों की ऊहापोह के बाद वह मान गई थी। कमला ने अनेक तर्क देकर उन्हें साथ जाने के लिए मना लिया था। संगीता के व्यवहार में अब अजीब परिवर्तन देखा था कमला ने। वह कुछ खींची खींची सी रहने लगी थी और बहुत ज़रूरी होने पर ही उनसे बात करती। ज़्यादातर अपने कमरे में बैठी स्वयं में ही व्यस्त रहने लगी थी। एक दिन कमला बेटी के कमरे में जाकर बैठी और बोली, क्या बात है संगीता, आजकल बहुत चुप रहने लगी हो? माँ, आपके पास भी कहाँ समय है मेरे लिए? आप तो कामकाजी महिला हैं, मेरी जैसी निठल्ली थोड़े ही हैं। फिर आप तो विदेश जा रही हैं। संगीता के स्वर का व्यंग उनसे छिप नहीं सका था। भविष्य संवारने के लिए एक से दूसरे स्थान जाने का सिलसिला तो सालों से चल रहा है बेटी। वैसे मैं तुम लोगों का पूरा प्रबंध करके जा रही हूँ, तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यदि कभी अचानक कोई ज़रूरत आ पड़े तो तुम्हारे मामा है ना यहाँ, वह कह भी रहे थे कि तुम दोनों बहनों का वह पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है माँ, संगीता ने निश्वास लेते हुए कहा और बात आई गई और हो गई थी। एक माह का समय कैसे बीत गया कमला को पता भी नहीं चला। इस दौरान दफ्तर और घर दोनों ही जगहों पर उनकी व्यस्तता बढ़ गई थी। जब जाने का समय आया तो कमला रो पड़ी थी। विजय बाबू का मन भी बोझिल हो उठा था। वह पत्नी को हौसला दे रहे थे। उधर माता पिता को विदा कर लौटी संगीता घर पहुंचती ही फूट फूट कर रो पड़ी थी। जब बहुत देर तक उसका रोना बंद नहीं हुआ तो रीता के संयम का बांध टूट गया। अब कब तक यूं रोने पीटने का कार्यक्रम चलेगा दीदी? वह बेहाल स्वर में बोली थी। माँ पापा चले गए हैं, यह पता है मुझे। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि माँ ने एक बार भी मुझसे साथ चलने को नहीं कहा। संगीता सुबकते हुए बोली थी। लो और सुनो, तुम्हारे कारण ही तो माँ पापा घर क्या देश भी छोड़कर चले गए। फिर तुम्हें साथ चलने को कहने का क्या औचित्य था? रीता खिलखिलाकर हंस रही थी। वे मेरे कारण नहीं तुम्हारे कारण गए हैं। जब देखो तब पैसा चाहिए। मैं पूछती हूँ, जब पूंजी नहीं है तो व्यापार करना ज़रूरी है क्या? अमर नौकरी नहीं कर सकते? संगीता क्रोध में आ गई थी। दीदी, मुझे कुछ भी कहो पर अमर को बीच में नहीं लाओ तो अच्छा है।
पूंजी के लिए माँ से मैंने कहा था, अमर ने नहीं। रीता ने विरोध प्रकट किया था। सुनते ही संगीता भड़क उठी थी और आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि अमर को हस्तक्षेप करना पड़ा। यदि आप दोनों बहनों का झगड़ा शांत हो गया है तो हम भोजन कर लें। मुझे जोरों की भूख लगी है। मैंने मेज पर खाना लगा दिया है, अमर ने अनुनयपूर्ण स्वर में पूछा था। उसके नाटकीय अंदाज को देखकर रीता शांत हो गई और संगीता रूठकर अपने कमरे में चली गई थी। दीदी को भी बुला लो, नहीं तो वह भूखी ही सो जाएंगी, अमर बोला था। मैं न कभी रूठती हूँ न रूठे हुए को मनाती हूँ, रीता ने उत्तर दिया था। ठीक है, तो मैं बुला लाता हूँ उन्हें। अमर उठ खड़ा हुआ था। अरे वाह, आज दीदी के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है। रीता, समझ से काम लो, मम्मी पापा अब नहीं हैं यहाँ, जो तुम्हारी दीदी को मनाकर खिला पिला देंगे। तुम दोनों एक दूसरे की चिंता नहीं करोगी तो कौन करेगा, अमर ने समझाना चाहा था। बड़ी वह है, मैं नहीं। यूँ बात बात पर रूठना उन्हें शोभा देता है क्या? मैं नहीं जाने वाली उन्हें मनाने, रीता ने दो टुक उत्तर दे दिया था। अमर संगीता को बुलाने चल गया था। वह अमर के साथ आई तो तीनों भोजन करने बैठे, पर दोनों बहनें बातचीत करना तो दूर, एक दूसरे से नज़रें मिलाने से भी कतरा रही थी। संगीता ने चुपचाप भोजन किया और फिर अपने कमरे में जा बैठी थी। देखा तुमने, ऐसा कितने दिन चलेगा? आई, खाना खाया, फिर अपने कमरे में जा बैठी। हम दोनों क्या उनकी सेवक हैं जो सारा काम करते रहें? वह तुम्हारी बड़ी बहन है रीता, लोग तो अनजान लोगों की भी सेवा कर देते हैं। मन शांत रखोगी तो स्वयं भी चैन से रहोगी और दूसरे भी आनंदित रहेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। कुछ रिक्त स्थानों के विज्ञापन देखे थे, उन्हें भेजने के लिए प्रार्थना पत्र टाइप करने हैं। वह उठ खड़ी हुई थी। रीता, तुम अपनी पुरानी कंपनी में पुनः प्रयत्न क्यों नहीं करती? शायद बात बन जाए, अमर ने सलाह दी थी। क्या कह रहे हो? जब मैंने अचानक नौकरी छोड़ी थी तो हमारे प्रबंध निदेशक आग बबूला हो गए थे। विवाह के लिए 2 माह का वेतन अग्रिम लिया था, उसे चुकाए बिना ही मैंने जॉब छोड़ दी थी। अब क्या मुंह लेकर जाऊंगी वहाँ? रीता रुआसी हो उठी थी। तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुम्हारे नए नियोक्ता अवश्य उनसे पूछताछ करेंगे, इसीलिए तो मैं कंपनी का नाम तक नहीं ले रही। ऐसा करने से कर्मचारी की साख को बट्टा लग सकता है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या पता था फिर से नौकरी करने पड़ेगी? रीता बोली। विवाह से पहले कितने सपने देखे थे, सब मिट्टी में मिल गए। यूँ मन छोटा नहीं करते। मैं नौकरी और व्यापार दोनों के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। कुछ मित्रों से बात की है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अमर ने आश्वासन दिया था। अगले दिन रीता और अमर सोकर उठे तो संगीता चाय बना रही थी। आशा के विपरीत वह 3 प्याली चाय लेकर आई और अमर और रीता को उनकी चाय थमाकर अपनी चाय पीने लगी थी। धन्यवाद दीदी, चाय बहुत अच्छी बनी थी, अमर आखिरी घूंट लेते हुए बोला था। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए, रात्रि के भोजन के लिए तुम नहीं बुलाते तो शायद मैं भूखी ही सो जाती। इस घर में मेरे खाने ना खाने से किसी को अंतर नहीं पड़ता, संगीता भरे गले से बोली थी। रीता ने चौंक कर संगीता को देखा था। आप क्यों चिंता करती हैं दीदी, हम हैं ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अमर ने हौसला दिया था। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। रीता ने अनेक प्रयत्न किए पर कहीं सफलता नहीं मिली। आखिर उसने अपनी पुरानी कंपनी में जाने का निर्णय लिया। नमस्ते सर, रीता ने प्रबंध निदेशक अस्थाना के कमरे में घुसते ही अभिवादन किया था। ओ रीता, कहो कैसी हो? तुम विवाह करते ही ऐसी गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। तुम तो यह भी भूल गई कि तुमने कंपनी से 2 माह का अग्रिम वेतन लिया हुआ था। यह मैं कैसे भूल सकती हूँ सर? सच पूछिए तो कुछ व्यक्तिगत समस्याओं में ऐसी उलझ गई कि आ ही नहीं सकी। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओह, तो काम करने आई हो तुम? पर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे ऊपर भी कुछ अफसर हैं और उनसे आज्ञा लिए बिना तुम्हें फिर काम पर रखना संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन सर, यदि आपने मुझे काम पर नहीं रखा तो 2 माह का वेतन चुकाने की सामर्थ्य मुझ में कहाँ है? ठीक है, तुम अपना प्रार्थना पत्र छोड़ जाओ, कोई निर्णय लेते ही सूचित कर देंगे।
साहब ने 2 टूक शब्दों में कह दिया था। थकी हारी रीता घर पहुंची तो वह चौंक गई। घर में तीव्र स्वर लहरियां गूंज रही थीं। अंदर पहुंची तो पाया कि संगीता दीदी एक लोकप्रिय गीत की धुन पर थिरक रही थी। कुछ देर तो रीता ठगी सी उन्हें देखती रही थी। दीदी, तुम तो छिपी रुस्तम निकली। इतना अच्छा नृत्य करती हो तुम, और मुझे पता तक नहीं, वह बोली थी। जब मन प्रसन्न हो तो पाँव स्वयं ही थिरक उठते हैं, संगीता भाव विभोर स्वर में बोली थी, और फिर एक पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया था। ओ दीदी, कॉन्वेंट स्कूल की ओर से भेजा गया यह तो तुम्हारा नियुक्ति पत्र है। वही तो, यह मेरा पहला नियुक्ति पत्र है। शायद मुझ अभागी का भाग्य भी करवट ले रहा है। ऐसा नहीं कहती दीदी, मैं जानती थी कि एक न एक दिन तुम अवश्य अपनी योग्यता के झंडे गाड़ोगी। रीता, मुझे कल से ही काम पर जाना है, पर तुम चिंता मत करना, मैं सारा काम कर लूँगी। संगीता ने रीता का मुंह मीठा करवाया था। रीता, कहाँ हो? देखो तो, बड़ा ही सुखद समाचार है। कुछ ही देर में अमर ने प्रवेश किया था। कहो ना, क्या बात है? मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली है। बैंक ने कर्ज देने की बात भी मान ली है। मेरे एक हिस्सेदार के पिता बैंक में कार्यरत हैं। उन्होंने हमारी बड़ी सहायता की है। अब तुम्हें कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। कमला और विजय बाबू को फ़ोन पर जब संगीता और अमर ने अपनी सफलता की बात बताई तो उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। कमला तो अपनी बेटियों को याद कर सिसक उठी थी। मन हो रहा है कि मैं उड़कर अपने घर पहुंच जाऊं और अपने दोनों बेटियों को गले से लगा लूं, कमला बोली थी। मैं तो अगले सप्ताह ही उड़कर अपनी बेटियों के पास जा रहा हूं, कई अधूरे काम पूरे करने हैं, वह बोले थे। मैं भी छुट्टी लेकर चलती हूँ, संगीता और रीता से मिलने का बड़ा मन हो रहा है, कमला ने कहा तो विजय बाबू प्रसन्नता से झूम उठे थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।